दोस्तों आज की टॉपिक में हमारी बात होने वाली है पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँगा पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है, इसके साथ साथ पार्लियामेंट की क्या क्या तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो मैंने एक्चुअली में पहले इसको कंप्लीट करवाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक रिवीजन के तौर पर देख के आज इस पार्लियामेंट के टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज के बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मैं हूँ दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चैप्टर 23 पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज ये हमारी आखिरी पार्ट होगी और आज मैं इसको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तो आज की टॉपिक क्या है, आज उसको देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के बारे में जानेंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू और राइट्स। ये सारी चीजें आपने पहले कहीं ना कहीं आगे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए इसको जरा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सोवरेनिटी, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी की अगर मैं बात करूं, डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये एक पार्लियामेंट के साथ एसोसिएट है। पार्लियामेंट किसके साथ एसोसिएट है, हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो सारी चीजें लेके आए हैं सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट, वो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए हैं। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। क्या होता है, सुप्रीम पावर, यानी कि किसी के पास अगर सबसे ज्यादा पावर है तो इसका मतलब वो सोवरेनिटी है। क्या ये एक्चुअली मीनिंग है, इसको हम लोग इस टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सोवरेनिटी को मैंने बताया सुप्रीम पावर, तो सुप्रीम पावर कहाँ पे होती है, स्टेट के अंदर। अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है उनकी जो सुप्रीम पावर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सुप्रीम या सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये जो सुप्रीम पावर है ये ग्रेट ब्रिटेन लाई करता है अपनी पार्लियामेंट के अंदर में, ठीक है। तो जिसके वजह से हमने क्या किया, वहां से लेके आए। लेकिन अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी अथॉरिटी पे और उनकी जुरिडिक्शन पे, यानी कि जुरिडिक्शन पे कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या बताया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन लाइज विद द पार्लियामेंट में लाई करता है, लेकिन देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन। इसीलिए हम कह सकते हैं जो सोवरेनिटी है पार्लियामेंट की, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, वो कहीं ना कहीं एक कार्डिनल फीचर दिखाती है। किसके अंदर, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक कार्डिनल फीचर्स दिखाती है, मतलब अंदर रह के सारी चीजें होती है, ठीक है। कार्डिनल फीचर का मतलब अंदर रह के ही सारी चीजें उनके अंदर होती रहती है। इसी हिसाब से एवी डाइसी जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए। एवी डाइसी इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए। अब ये 3 प्रिंसिपल क्या है, जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट किसी चीज को भी बना सकता है, पार्लियामेंट किसी चीज को मेक कर सकता है, अमेंड कर सकता है यानी कि चेंज कर सकता है, या सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ या रिपील कर सकता है, किस चीज को, कोई भी लॉस को, कोई भी एक्शंस को अगर उसके द्वारा लिया गया है। तो इसी हिसाब से तो डी लॉम यहाँ पे इन्हीं की बातों को कहते हैं। डी लॉल क्या कहते हैं कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है एक्सेप्ट मैन को वुमेन बना से, वुमेन को मैन नहीं बना सकता है, यानी कि मैन टू वुमेन नहीं बना सकता, वुमेन टू मैन और मैन टू वुमेन नहीं बना सकता। बाकी सब कुछ जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी प्रिंसिपल क्या थी, इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पार्लियामेंट जो है बना सकता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसी प्रोसीजर से जिस तरह से एक ऑर्डिनरी लॉ जो है बनाया जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से कहा जा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल को बनाया जा सकता है उसी प्रोसीजर से जिस तरह से हम एक ऑर्डिनरी लॉ को बनाते हैं। बस दूसरे शब्दों में यहां पे कहने का मतलब, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि पार्लियामेंट्री क्या कर सकता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ऑर्डिनरी लॉज के तरह बना सकता है, और इसका जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है,
सेम प्रोसीजर होता है। जिस तरह के ऑर्डिनरी लॉ बनाए जाते हैं उसी तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहे, यहाँ पे कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है, नो लीगल डिस्टिंक्शन, नो लीगल डिस्टिंक्शन किसके बीच में, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जबकि यहीं पे इंडिया में देखोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे तीसरे लॉ की बात करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया, तीसरा प्रिंसिपल में इन्होंने बताया कि पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो इनवैलिड बताया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा या अनकॉन्स्टिट्यूशनली बताया जा सकता है। पार्लियामेंट्री लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर, यानी कि इंडिया की अगर हिसाब से बात करें तो इंडिया के हिसाब से तो बात कर सकता है कि भाई कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो उसको क्या कर सकता है, पार्लियामेंट्री लॉ को यहाँ पे इनवैलिड बता सकता है। लेकिन वहीं ब्रिटिश की अगर बात करें तो ब्रिटिश में जो भी पार्लियामेंट्री लॉ बनाए जा सकते हैं उनको इनवैलिड नहीं बताया जा सकता है, किसके द्वारा, आपके इनवैलिड नहीं बताया सकता जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। जुडिशरी के द्वारा कोई भी इनवैलिड जो है नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। उसको दूसरे शब्दों में कहे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बता सकते, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बता सकते। लेकिन नो सिस्टम फॉर जुडिशरी रिव्यू, और इसके साथ साथ ब्रिटिश में जुडिशरी रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जुडिशरी रिव्यू का नो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी रिव्यू, यानी कि जुडिशरी रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट में अगर हम दूसरी तरफ इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट क्या कहता है कि भाई यहाँ पे सोवरेन बॉडी है, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सिमिलरली आपके सोवरेन बॉडी है। लेकिन यहाँ पे लीगल रेस्ट्रिक्शन है, लीगल रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन एक्चुअली में सोवरेन बॉडी है, सोवरेनिटी है इंडिया में, लेकिन सोवरेनिटी के साथ साथ लीगल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं लागू हो जाती है, जिसके कारण से जैसे आपके जुडिशरी रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं किसी भी लॉ को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं किसी भी लॉ को जुडिशरी, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है। तो इसी वजह से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो फैक्टर्स है ये कहीं ना कहीं लिमिट्स लगाते हैं इंडिया की सोवरेनिटी फैक्टर पे। अब वो फैक्टर क्या क्या है उनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ फैक्टर्स है जो फैक्टर्स क्या करते हैं इंडिया की सोवरेनिटी को थोड़ा लिमिट लगाने का, लिमिट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिमिट लगाते हैं। अब उन फैक्टर को जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो है रिटन नेचर है, यानी कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारी चीज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। एक किताब है जिसको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, आप ये देख सकते हैं, ये जो बुक है ये बुक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारी सारी चीजें जो है लिखी हुई है। तो ये हमारी क्या है, इस बुक के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है उसको हम लोग रिटन नेचर में कहते हैं, जबकि जो बाहर में यानी कि ब्रिटेन में है अनरिटन नेचर में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा एक फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉज है। ये जो भी चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं इसको आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ये हैंड रिटन नोट्स को आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ है जो हमारी कंट्री पे एग्जिस्ट करती है, और इसकी जो अथॉरिटी है या जुरिडिक्शन है, अथॉरिटी और एंड जुरिडिक्शन की बात करें ये 3 ऑर्गन पे डिपेंड करती है। जुरिडिक्शन की अगर बात करें, डिक्शन की अगर मैं बात करूं ये 3 चीज पे डिपेंड करती है। किस पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन 3 चीजों पे ये डिपेंड करती है, ठीक है, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन के रूप में जानते हैं। और इनके बीच में आपस में एक इंटर रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट है, इंटर रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट है, जिसके वजह से हमारी कंट्री जो है चलती है। पार्लियामेंट क्या करता है, इसको अपनी लिमिट में यानी कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा
एक लिमिट बनाई गई है और वो लिमिट कौन इंप्लीमेंट करता है? पार्लियामेंट इंप्लीमेंट करता है। उस लिमिट के हिसाब से पार्लियामेंट क्या करता है? लॉज या ऑर्डर जो है वो निकालता है। और उसके हिसाब से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी लिमिट्स यहाँ पे बता रखा है, पार्लियामेंट उन लिमिट्स की फॉलो करके अपने लॉ और ऑर्डर जो है निकालता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे एक लीगल डिस्टिंक्शन बनती है किसके बीच में? लेजिस्लेटिव के बीच में, लेजिस्लेटिव एंड दूसरी कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बीच में एक लीगल, इन दोनों के बीच में एक लीगल अथॉरिटी जो है, लीगल डिस्टिंक्शन जो है निकल के सामने आती है। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव वो जो पार्लियामेंट में बैठ के ये लॉ एंड ऑर्डर निकाल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे पास बुक है उनके बीच में एक लीगल डिस्टिंक्शन का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये जो एफर्ट है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, रेटिफिकेशन कर सकते हैं, या हाफ ऑफ स्टेट का रिक्वायरमेंट भी ले सकते हैं, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो किसी तरीके के रिटन चीज़ें नहीं है। ब्रिटेन में किसी तरीके के रिटन नहीं है, वहाँ फंडामेंटल लॉ है, वहाँ पे सोवरेनिटी है, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये था रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं आगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग बात करेंगे फेडरल। हमारी जो सिस्टम है वो कैसी है? फेडरल सिस्टम है, यानी कि फेडरल सिस्टम इंडिया में जो है लाई करती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को क्या की जाती है? डिवीजन की जाती है। किसके? सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में जो है डिवाइड किया जाता है। यानी कि सेंटर स्टेट यानी कि यूनियन और आपके स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है, और दोनों ही जो इनको वर्क प्रोवाइड किए गए हैं, इन्हीं वर्क में जो इनको काम प्रोवाइड किए गए अंडर शेड्यूल 7 के अंदर में, ठीक है, शेड्यूल 7 शेड्यूल के अंदर में, जो कि आपके सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसके हिसाब से ये क्या करते हैं? अपना काम जो है करते हैं। किसके अंदर में रह के? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के अपने काम को करते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन के आधार पे इनके जो काम है, काम को बांटा गया और काम के हिसाब से ये अपने काम को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो सब्जेक्ट पार्लियामेंट में इनोमरेटेड है, चाहे वो यूनियन लिस्ट में हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट में हो, चाहे कंकरेंट लिस्ट में हो, ये इनके अपने स्पीयर में रह के इस चीज़ को काम करते हैं। ठीक है, और स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में इंटरफेयर जो है नहीं कर सकता है। अब जरूरी ना है कि नहीं कर सकता है भैया, जब जरूरत पड़े तो वहाँ पे भी कर सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए कुछ ऐसे अगर सर्कमस्टेंस बनती है जहाँ पे सेंटर को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़े तो वो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ब्रिटेन में किस तरीके की गवर्नमेंट है? ब्रिटिश में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रिटेन में आपके यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सारे काम एक ही गवर्नमेंट जो है करेगी। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी है, हमारे इतने डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, जिसके वजह से हमें फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाना ही बेटर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी पावर होती है गवर्नमेंट की वो सारी किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू का। हमारे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। हम जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में देखते हैं। किस तरह से? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर है जुडिशरी रिव्यू का। अगर कोई किसी तरीके के लॉ अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम कर रहा है, किसी कम्युनिटी को प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे जुडिशरी क्या हो सकता है? एक्शन ले सकता है और उसके खिलाफ जुडिशरी रिव्यू जो है कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो है जुडिशरी लगा सकता है, क्योंकि जुडिशरी जो है एक सुप्रीम पावर है आपकी पार्लियामेंट के हिसाब से। अगर पार्लियामेंट भी देखा जाए तो हमारी पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है, तो अगर जुडिशरी कोई गलत काम करती है तो लेजिस्लेटिव रोकती है, लेजिस्लेटिव कोई गलत काम करती है तो जुडिशरी रोक सकती है, और दोनों अगर गलत काम करते हैं तो एग्जीक्यूटिव भी रोक सकती है। तो इंटरफेरेंस तीनों का होता रहता है। ठीक है,
देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के जो भी लॉज है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट की अगर कोई लॉज आती है तो पार्लियामेंट के लॉज को यहाँ पे नल एंड वॉइड जो है बता सकता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है घोषित कर सकता है। अगर ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई प्रोविजन अगर बनाया जा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर रहा है तो वहां पे एक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए किसी तरीके के भी जुडिशरी रिव्यू आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी तरीके पे जुडिशरी रिव्यू जो है, जुडिशरी रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। ठीक है भाई, यहां पे द ब्रिटिश कोर्ट हैव टू अप्लाई पार्लियामेंट्री लॉ टू स्पेसिफाई केसेस, अगर पार्लियामेंट्री केस लॉज के स्पेसिफाई केसेस पे अप्लाई कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली लीगलिटी ये सब बताने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये है ब्रिटेन की रूल। अब बात करते हैं लास्ट राइट्स के बारे में। राइट्स कौन से? फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी पार्लियामेंट की अथॉरिटी है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है किस चीज़ को? जुडिशियल फंडामेंटल राइट्स को अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारी जो राइट्स है, राइट्स को अगर कभी हनन होता है तो वहां पे जुडिशरी क्या कर सकती है या फिर जो आपके पार्लियामेंट क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जस्टिसिबल बना सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये जस्टिसिबल नेचर का होता है, जस्टिसिबल नेचर का होता है। और ये जस्टिसिबल नेचर कहाँ पे? अंडर आर्टिकल 13 के अंदर में, अंडर आर्टिकल 13 अंडर पार्ट 3 के अंदर में होता है। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग होती है आपके आर्टिकल 13 क्या कहता है कि भाई स्टेट जो है वो कोई भी लॉ बना सकता है या तो किसी पार्ट के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के किसी पार्ट के ऊपर, या टोटल पूरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। पार्लियामेंट्री लॉ अगर किसी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है? अगर कॉन्ट्रावेन करता है तो फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? यहाँ पे वॉइड होती है। दूसरी तरफ अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी कोडिफाइड जस्टिसिबल फंडामेंटल राइट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो नॉट मेड लॉ लेज डाउन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, अपने सिटीजन के लिए ऐसा फंडामेंटल राइट्स नहीं रखता है। इसके अलावा लेकिन उनके सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक गारंटीड है, वहाँ पे बिल्कुल एक प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन उनके पास रूल ऑफ लॉ है। उस रूल ऑफ लॉ के अंदर उनकी फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट है, जबकि हमारी फंडामेंटल राइट्स किस में है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जबकि उनके पास रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, और हम लोग प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो नोमेनक्लेचर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पार्लियामेंट का वो कहीं ना कहीं सिमिलर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो पार्लियामेंट्री है पूरी तरीके से सॉवरेनिटी नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ है, कुछ आपके लिमिटेशन है, कुछ डिफाइंड है। इसी वजह से हम कहते हैं हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिफाइन हो रखी है, लिमिटेशन है, हमारी रिस्ट्रिक्शन है। और जबकि यही चीज़ अगर ब्रिटेन में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं अमेरिकन लेजिस्लेटिव सिस्टम की तरह भी है। ठीक है, और यूएस में अगर देखा जाए जो सोवरेनिटी है वो एक लीगली रेस्ट्रिक्ट करता है एक रिटन कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। वहाँ पे अगर देखा जाए तो रिटन है और वहाँ पे एक लीगल तरीके से रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिला जुला है, आपके पार्लियामेंट का भी यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का मिला जुला जो है वो आपका कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, और जबकि हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी है? रिटन फॉर्म में लिखी हुई है। और जो यहाँ पे जुडिशरी रिव्यू, बिल ऑफ राइट्स के जो कॉन्सेप्ट है जिस तरीके के अमेरिका में है उस तरीके के कॉन्सेप्ट हमारी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू हमारे इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी तरीके की भी अगर तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।